आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। वेलकम, स्वागतम। लगता है दुनिया में भीड़ ही भीड़ है, पर किसी को अपनी खुद के वजूद का असली पता तब चलता है जब वह अकेला पड़ता है। भीड़ तो भटकाती है, भीड़ कृत्रिम संसार रचती है जिसमें प्राकृतिक रूप स्वरूप खोने लगते हैं। दिक्कत यह भी है कि भीड़ के बीच बीच में जो एकांत हिस्सा आता है, वहाँ भी व्यक्ति भीड़ के तत्वों, दफ्तर, दोस्त, दुश्मन को साथ घसीट लाता है। मतलब अकेले में भी व्यक्ति सिर्फ अपने साथ नहीं रहता। शायद निपट अकेले का एहसास तब होता है जब व्यक्ति बहुत परेशानी में होता है, जहाँ मौत पास मंडरा रही होती है। उस युवा जापानी कृषि वैज्ञानिक के साथ भी ऐसा ही था। उसे बहुत तेज निमोनिया हो गया था और उसे अस्पताल के एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था। यह एक छोटा सा कहानी है जो कि मोटिवेशनल कहानी है। डॉक्टर नहीं, बस नर्स आती थी और बुखार जांचने के बाद गायब हो जाती थी। परिवार वाले दूर इयोगांव में थे। यहाँ योकोहामा में कहने को तो खूब मित्र थे। ऑफिस में साथ काम करने वाले की फौज थी। बड़े अफसर थे, पर क्या मजाल, कोई कमरे में झांकने ही चला आता। सबको लगता था कि मिजाज पुरुषी के लिए गए तो निमोनिया धर लेगा और अगर मरीज ने कोई काम बता दिया तो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार जोखिम से गुजरना पड़ेगा। उस बीमार व अकेले जापानी युवा के दिल में एक विशाल शून्य सा बनने लगा, जहाँ कोई न था, जहाँ कोई कृत्रिम भीड़ न थी, जहाँ औपचारिकता नहीं थी, जहाँ अनौपचारिकता के वीराने में अपना वास्तविक वजूद दिखने लगा था। खुद को खोजते हुए वह बीमारी से सकुशल निकल आया। अस्पताल से सीधे गांव जाने का मन था, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी। तो कुछ दिनों के लिए वह वहीं योकोहामा में ठहर गया। अपनी मूल स्थिति और प्रकृति को समझने का मानो जुनून सा सवार हो गया था। एक रात योकोहामा की पहाड़ी पर लंबी एकांत सैर के दौरान वह एक चट्टान के मुहाने पहुंचा। वहां से वह नीचे देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अभी चट्टान से गिर गया और मर गया तो क्या होगा। उसकी माँ जरूर उसके लिए रोएगी, पर और कौन रोएगा। आसपास रोज राम सलाम करने वाली कामकाजी भीड़ है, पर उसमें 5 सच्चे मित्र नहीं हैं। नाकामी के एहसास ने इतना कमज़ोर बना दिया कि वह वही पेड़ के नीचे लेट गया और जब सुबह हुई तब पक्षियों ने जगाया। आँख खुली तब पूरब लालिमा में नहा रहा था। धुंध से सूरज निकलने वाला था। रात अपना अंधेरा समेटे पश्चिम खिसक भागी थी। सब कुछ स्वच्छ और ऊर्जावान था। वह सोचने लगा, दुनिया में यही तो है। यहाँ से प्रकृति की ओर लौटने का मार्ग ही शेष है। विज्ञान में हम क्या कर रहे हैं? कृषि वैज्ञानिकों पर दबाव है कि भीड़ का पेट भरने के उपाय करो। बताओ, कृत्रिम ढंग से ऐसा क्या किया जाए कि अनाज की कमी न हो। हम भाग रहे हैं कृत्रिम की ओर, मतलब नकली की ओर। यह नकली हमें बुरी तरह बिखेर रहा है। दूसरे दिन मासानोबु फुकुओका ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन फुकुओका को तो समझ आ चुकी थी। वह लोगों को समझाते हुए निकल गए।
यही होता है जब किसी के पास धन होता है तो वह धन बचाने की कोशिश करता है, पर जब किसी को ज्ञान होता है तो वह खुले हाथ से लुटा देना चाहता है। खैर, लोगों ने ही प्रेरित किया कि वो ज्ञान यहाँ वहाँ उड़ेल रहे हों, उसे पहले खुद आजमाकर दिखाओ। तब फुकुओका अपने गांव लौट गए। पिता के पास पहाड़ पर मंदारिन, संतरे अर्थात कीनू के बड़े बगीचे थे। वहीं कुटिया डालकर रहने लगे। पिता को आश्वस्त किया कि खेत बगीचे में हर चीज़ को प्राकृतिक ढंग से होने चलने दिया जाए। पहले साल मुसीबत आई, कीड़ों ने हमला बोल दिया और बाग मुरझाने लगे। पेड़ों को सेवा लेने की आदत पड़ी थी। उन्होंने अपना रोष दिखाया, पर अगले साल से पेड़ों ने अपने बल पर फल देना शुरू कर दिया। खेतों ने अनाज देना शुरू किया, बस कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ती थी। खेती में फुकुओका का मंत्र था, कुछ मत करो। देखो, जंगल में पेड़ पौधे